أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. दिन में 5 मरतबा हम लोग अजान सुनते हैं अपने घर के बाहर बाजू की मस्जिद की। इसमें 5 हर अजान में ये दोहराया जाता है कि हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। हय्या अलल सलाह के माने तो हम समझ गए कि आपको नमाज की दावत दी जा रही है, लेकिन मुअज्जिन हय्या अलल फलाह जब कहता है तो उसका मफहूम क्या होता है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या होती है। बहुत से लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि फलाह जो है वो सलाह नहीं है, इसलिए दोनों लाजिम और मजरूर। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि मस्जिद का जो तसव्वुर है और जो हुजूर अकरम के दौर से जो चला आ रहा है और खुद मस्जिद नबी का जो किरदार रहा है इस्लाम में और इस्लाम की तबलीग में और जिस तरह के मामला मस्जिद नबी जो हुआ करते थे तय किए जाते थे, उन फलाह का एक बेहतरीन शक्ल है। हम लोग 1500 साल के सफर में जो है इस तसव्वुर को जो है फरामोश कर बैठे और मस्जिद को जो है सिर्फ सलाह के लिए जो है रख छोड़ा है, फलाह के कामों के लिए जो है उसको हम लोगों ने तकरीबन मतलूब ही कर दिया है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे मामला होने लगे हैं कि जहाँ मस्जिदों में भी है फलाह की बातें होती है, कौम की फलाह, मिल्लत की फलाह, मुल्क की फलाह। तो जामा मस्जिद ट्रस्ट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने उस मफहूम को और मस्जिद के उस किरदार को जो है बहाल करने की कोशिश की है और कौम मिल्लत की फलाह के लिए जो है मुफीद इक़दाम करने की काविशें की। इतने इसमें अवामिल शामिल हैं, इसमें करप्शन का बहुत बड़ा अंसर शामिल है, इसमें मुनाफे का बहुत बड़ा अंसर शामिल है, इसमें खुद ड्रग यूजर की जो अपनी मजबूरियां हैं वो भी शामिल हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पर ये बात फैली हुई है कि इसको हम लोग ये चंद लोग जो एक्टिविस्ट हम जिनको हम कहते हैं वो तमाम लोग मिलकर जो है इस मसले को हल नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम जो है अपनी सरगर्मियों को जो है एक मखसूस दायरे में जो है मरकूज कर दें। हम लोग जो है ड्रग्स फ्री इंडिया तो नहीं बना सकते, हम लोग ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र नहीं बना सकते, हम लोग ड्रग्स फ्री मुंबई नहीं बना सकते, लेकिन ड्रग्स फ्री मदनपुरा तो बना सकते हैं, ड्रग्स फ्री दिल्ली बाजार तो बना सकते हैं, ड्रग्स फ्री नागपाड़ा तो बना सकते हैं। तो हम अपनी एक्टिविटीज को जो है वो क्रिस्टलाइज करें और एक छोटे से इलाके में जो है उसको टारगेट करते हुए उस इलाके को जो है ड्रग्स के तमाम जो रूट है उनसे पास कर सकते हैं। हम लोग जो इस सिलसिले में सबसे पहला काम कर सकते हैं वो ये है कि अपने पड़ोसी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हासिल करें, मालूमात हासिल करें कि उस घर में कोई ड्रग एब्यूजर नहीं है, ड्रग्स यूजर तो नहीं है। जब हम लोग ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि हमारे पड़ोस में, हमारी बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में कितने लोग जो है इस काम पर जो है ड्रग्स के जो है शिकार हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई करके जो है उन पर मेहनत करना जो है शुरू कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। उनके जो सोर्सेज हैं ड्रग्स की आमद के उनके पास और उनको बेचने वाले जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो है उनके खिलाफ तहरीकें शुरू कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस की मदद ले सकते हैं, उनके खिलाफ अपने वॉलंटियर्स को जो है तैयार कर सकते हैं। मुझे याद है थोड़े दिनों पहले हमारे मदनपुरे में सांची स्ट्रीट वगैरह में ड्रग्स के कारोबारी से लड़के बेचने वाले मोहल्ले के लोग बेचने वाले भी मोहल्ले के लोग होते हैं, कंज्यूम करने वाले भी मोहल्ले के लोग, उन लोगों को जो है उनकी नाकाबंदी शुरू की थी कि सांची स्ट्रीट के नुक्कड़ पे, बाइकल्ला के नुक्कड़ पे, उधर काला पानी की तरफ, इधर नागपाड़े की तरफ जिन लोगों को हम लोगों ने जान लिया था कि ये ड्रग्स बेचने आ रहा है तो उसको फौरन वहीं रोक लिया जाता था और उसके पास उसकी झड़ती ली जाती थी। जो उसके पास होता था उस वक्त उसको पुलिस के हवाले करने का ज़ाहिर नहीं था, मतलब सिर्फ कोशिश ये थी कि ये जो है
विषय जो है हमारे मोहल्ले में न पहुंचे। जिस तरह हम लोगों ने झड़की लेकर और उससे जो है उसका माल छीन कर जो है उसको जो है वहाँ से भगाया, और इस तरह मदनपुर नागपाड़े के इलाकों में जो है ड्रग्स के इस्तेमाल को कम से कम कर करेंगे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मामले में जो है दूसरों से बेहतर है कि हमारे एडिक्ट्स की तादाद जो है वो निस्बतन कम है। तो इस तरह जब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे छोटे छोटे इलाकों पे, छोटे छोटे वार्ड्स पे, और उस तरह कमेटीज बना के और अपना नेटवर्क फैला के उन लोगों की मालूमात हासिल करेंगे कि जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह हम लोग पिन पॉइंट जब कर सकेंगे और हमारा अप्रोच टारगेटेड अप्रोच होगा तो हम लोगों को यकीनन कामयाबी हासिल होगी। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग ये सोचना छोड़ने के हम पूरे बम्बई में टेक आउट कर सकते हैं या पूरे महाराष्ट्र में टेक आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ अपने मोहल्ले की बात करें, अपने इलाके की बात करें और अपनी बिल्डिंग की बात करेंगे ना, मैं समझता हूँ कि हम लोग खतरा का खतरा, कदम ब कदम इस बीमारी से जो है निजात हासिल करते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा एक प्रपोजल है, और कदम फाउंडेशन जो है वो अपने पूरे बम्बई में और पूरे बम्बई में ना सही जहाँ जहाँ भी मुमकिन है अपने यूनिट्स कायम करें, और उन यूनिट्स की जिम्मेदारी हो कि वो जो है ड्रग्स यूजर्स और ड्रग्स के सेलर्स का जो है वो आइडेंटिफाई करें और उनको जो है राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। देखिए ये जो टॉपिक है ड्रग्स अब्यूज़ का, आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो है टर्माइट की तरह हमारे यूथ को जो है पकड़ के रखा हुआ है, इन्फेस्ट करके रखा हुआ है। इसके बारे में कई सारी कोशिशें कई लेवल्स पर हुई है। हमने देखे कि बहुत सारे NGOs जो है इसके लिए अभी तक कई अरसों से काम कर रहे हैं। सलीम अलवारे साहब यहाँ पर है, सरफराज अर्दू साहब यहाँ पर है, मोइन मियाँ साहब है, हमारे बहुत सारे जो इमाम हैं वगैरह, इन्होंने भी कई सारी कोशिशें की हैं। लेकिन हम लोग जो है फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, हमारा जो है इसके अंदर एक अप्रोच होना चाहिए और एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारी ये राय है उन लॉयर्स के लिए जो लॉयर्स इन तरीके की केसेस को लेते हैं, जो NDPS केसेस कहा जाते हैं। अभी हमारा भी इस प्रोफेशन में 21वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि NDPS के मैटर्स हम ना लें, और वो ना लेने का मकसद दो है। एक तो ऐसा है, पहली बात कि ऐसे मैटर्स लेने से जो है जो लोग इस चीज़ में इंडल्ज करते हैं उनको एक बढ़ावा मिलता है कि हमारे पास अच्छे अच्छे वकील हैं जो हमें इस केस में भी छुड़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रग कार्टेल्स होते हैं इनके पास पैसे का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप कई बार देखोगे कि ये जो ड्रग सप्लायर्स है वो इंडियंस भी नहीं है, वो फॉरेनर्स होते हैं, और इनके पास जो है फॉरेन करेंसी होती है। उस बेसिस पे हम लोग को लगता है कि हम लोग बड़े से बड़े वकील कर सकते हैं और आसानी से इस केस में हम लोग बाहर बरी भी हो सकते हैं और हम जमानत पे भी छूट सकते हैं। तो हमारी ऐसी राय थी कि जो कदम फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव को जो है उन लॉयर्स तक भी पहुंचाए, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें। ये नहीं कहते हुए कि जो है आप इस तरीके के केसेस ना लो तो वो लॉयर जो है आपको एंटरटेन भी ना करें, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे केसेस लेते हो तो सिर्फ उसको एक प्रोफेशनल कमिटमेंट की तरह ना ले, बल्कि इसमें सोशल कमिटमेंट और एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह भी लिया जाए, ताकि वो जो है इस शर्त पर ऐसे लोगों के केसेस ले कि इसके बाद अगर आप इस केस में इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा तो हम लोग आपकी केस नहीं लेंगे। ये आपका फर्स्ट है। कई बार वो कहते हैं हमसे गलती होगी, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है। हमारे पास भी एक केस आई थी जिसमें किसी ने एक कुरियर का पैकेट दे दिया था कि आप इसको कुरियर करके आइए। वो बेचारा एम्प्लॉय था, जाके कुरियर करके आ गया, पता चला उसके अंदर से जो है ड्रग सप्लाई हुई थी। तो ऐसे केसेस में जो है हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे को जो है जो बेगुनाह है, जिसको नॉलेज नहीं थी, उसको छुड़ाना हमारा फर्ज है एज अ लॉयर। लेकिन जो दूसरे जो एक रेगुलर एक कार्टेल चल रहा है, और ये कार्टेल में कहा जाता है, कितना सही है हमें इसका जो है अंदाजा नहीं, कि इस पे हमारी कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है कि जो आरोपी इस केसेस के होते हैं उन्हें पता है कि कौन से वकील के पास जाना है। वो वकील को पता है कि मैं हमें इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया जाएगा और ये मैटर हमारे पास ही आना है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो वकील NDPS के केसेस नहीं करते, वो अगर अचानक से NDPS कोर्ट में पहुंच जाए तो NDPS के वकील भी ताज्जुब हो जाते हैं कि भाई ये कैसे आ गया, ये तो हमारी टेरिटरी है। तो ये सब चीज है, इस वजह से कदम फाउंडेशन को जो है ये लीगल फ्रेटर्निटी को भी अप्रोच करना चाहिए, और हम इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि हम इस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं।
तो इनको अप्रोच करके जो है इनको भी थोड़ा एक जो है अगर उनका भी एक जहन बनाया जाए वकीलों का कि ऐसे केसेस हम या तो लेंगे नहीं, या अगर लेंगे तो इस शर्त पे लेंगे कि जो बेगुनाह है उसकी केस हम लड़ेंगे, और इस शर्त पे लेंगे कि जो अगर ऐसी गलती करे वो रिपीट ना करे, इस शर्त पर जो है उसकी केस पहली बार लड़ी जाए। एक तो ये है, और दूसरी बात ऐसी है कि जहाँ तक ये कदम फाउंडेशन है और दूसरे ऐसे NGOs है जो लड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, हमारी ऐसी राय रहेगी कि ये फाउंडेशन जो है, ये फाउंडेशन ऐसी जो मीटिंग्स लेगी वो स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए भी ली जाए, उनके लिए भी ली जाए। आज हम देख रहे हैं कि ये हमारे ओझा साहब यहाँ मौजूद है और दूसरे जो भी ऐसे लॉयर यहाँ पर आए हुए हैं जिसे हम देख रहे हैं, ऐसा एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉयर्स के लिए लिया जाए। हम उसके लिए पूरा जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो भी हमारे NDPS के जो फ्रेंड्स हैं जो ये मैटर्स हैंडल करते हैं, हम उनको इसमें जो है इन्वॉल्व करेंगे, और उनके जरिए जो भी एक मैसेज जो एक लॉयर के थ्रू जाता है वो मैसेज जो है वो एक आरोपी को भी जाता है, उसके फैमिली को भी जाता है, और वो फैमिली को मैसेज जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि फैमिलीज चुप रहती है इस बारे में। आरोपी जो है उनको पता है कि हमारा फैमिली मेंबर इस चीज में इंडल्ज कर रहा है, लेकिन फैमिली मेंबर उसको नहीं रोकते। तो ये एक जो है सोशल एक अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है फैमिली के अंदर भी। और एक चीज इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं कि कई बार जो ऑफेंसेस कमिट होते हैं क्योंकि हम क्रिमिनल मैटर्स डील करते हैं, उसमें कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो वो ड्रग्स अब्यूज के वजह से वो करते हैं, वरना अगर उनको ये ड्रग्स का अब्यूज नहीं होता तो शायद वो गुनाह उनसे होता भी नहीं। और कई बार हमने देखा है कि फैमिली मेंबर जो है वो फैमिली मेंबर जो है कई बार तलाकें हो रही है क्योंकि पता चल रहा है कि शादी होने के बाद मालूम पड़ा है कि उनके हस्बैंड जो है वो ड्रग अब्यूज करते थे, ही वॉज इनटू ड्रग्स। तो फैमिली जो है जुड़ी हुई है, खानदान कई जो है खर्चा करने के बाद में जो है मैरिज होता है और वो कुछ दिनों में टूट जाता है क्योंकि पता चलता है फर्स्ट नाइट को ही मालूम पड़ गया कि ही इज अ ड्रग अब्यूजर। तो ये सब जो इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है, इट्स वेरी कमेंडेबल। आई रियली अप्रिशिएट, आई एम थैंकफुल आल्सो दैट आई वाज कॉल्ड हियर, बट आई रिक्वेस्ट यू टू टेक थिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव आल्सो एंड सम एफर्ट शुड बी आल्सो बी मेड इन दिस एंगल। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। अल्लाह के सना हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम नज़ारा पेश करने के बाद मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ इज़्ज़त मुंबई के ज़िम्मेदारान और कदम ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान का कि उन्होंने आज इस मजलिस का इनेकाद किया जो वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आज की ये मजलिस, आज का जलसा, आज का बैठना सिर्फ नशे के सिलसिले में नहीं कि माशरे से नशा ख़त्म हो जाए, सिर्फ इसी सिलसिले में नहीं, बल्कि माशरे में जितनी भी बुराइयाँ हैं उन तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे के सिलसिले में, शराब के सिलसिले में फरमाया फइन्ना उम्मुल खबाइथ, कि जितनी भी खराबियाँ हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, उन सब बुराइयों की जड़ नशा है। उन तमाम बुराइयों की जड़ नशा है। जब एक नुकसानदेह दरख्त टूट जाता है तो उसके टहनियों से भी नुकसान पहुँचता है, उसके पत्तों से भी नुकसान पहुँचता है, उसके दीगर चीज़ों से भी नुकसान पहुँचता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए यही कहा जाता है कि उसको जड़ से काट डालो। जड़ से काट डालेंगे तो नुकसानात से हिफाजत हो जाएंगी। तो इसको भी उम्मुल खबाइस कहा, जड़ कहा गया। जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ नशा है। अगर नशे को ख़त्म कर देंगे, नशे की, तो माशरा न जाने कितनी बुराइयों से दूर हो सकता है। और इन्हें मामूली बहुत कम अल्फाज के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ कहा। इज्तनिबुल खमर, कि शराब से बचो, फइन्ना उम्मुल खबाइस, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ है। तो अब जो है क्योंकि वक्त ज़्यादा ने और हजरत को भी बोलना है, इसलिए बगैर तमहीद के मुख्तलिफ इदारे इस सिलसिले में फिक्रमंद हैं, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अफराद काम कर रहे हैं। जब ये हालात हमारे सामने भी आए, हमारा अपने इदारा है, ट्रस्ट है, अंजुमन दर्जमंद तालीम व तरक्की ट्रस्ट, कोकन में तकरीबन
400 से 450 उलमा उससे मुतालिक हैं और मुख्तलिफ मैदानों में काम कर रहे हैं। तो जब से सबसे पहली बात, सबसे इब्तिदा में जब ये बात हमारे सामने आई थी, तो हमने सोचा कि पहले इस सिलसिले में जो हजरत काम कर रहे हैं, जो सेंटर्स हैं, उनका मुआयना किया जाए। अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, मुमरा के जनाब इकबाल काजी साहब, उन्होंने एक सेंटर कायम किया था मुमरा में, उनसे रब्ता हुआ और फिर उन्होंने इजाज़त दी। अजीब एक तस्वुर था, मैं एक वाक़या बयान करने के बाद असल बात पर आ जाऊँगा मैं, कि हम जिस सेंटर का मुआयना करने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ नशा करने वाले लोग होते हैं उनकी इस्लाह की जाती है। तस्वुर था वहाँ वो लोग होंगे जिनकी उम्रें ज़्यादा होंगी, बड़े लोग होंगे, उम्र दराज लोग होंगे। गाँव और देहात के अंदर जब शराब की बात आती है तो तस्वुर यही आता है कि जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं ना, वो शराब पीते हैं, रात में बकवास करते हैं, एक तस्वुर होता है, यही लोग होते हैं। तो जब वहाँ जब जाना हुआ, दरवाजे पर खड़े होने के बाद बहुत देर के बाद दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हैरत की इंतहा नहीं रही, इसलिए कि वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से तकरीबन 99% हमारे अपने माशरे के नौजवान थे, उम्र दराज लोग नहीं थे, मुआम्मर लोग नहीं थे, नौजवान थे। उनके साथ बैठना हुआ, उन नौजवानों के साथ बैठना हुआ, तबदले ख्याल हुआ। तो पहले तस्वुर था कि उम्मन नशा करने वाले लोग ये गरीब लोग रहते हैं, गरीब नौजवान होते हैं, गरीब मोहल्ले में रहने वाले होते हैं। लेकिन इस बात का एहसास हुआ कि उनमें से वो अक्सर नौजवान होते हैं जिनका ताल्लुक मालदार घरानों से था, जिनका ताल्लुक तालीम याफ्ता खानदानों से था। एक चीज हमारे लिए बहुत हैरत अंगेज चीज थी, नौजवानों का सामने आना। वो नौजवान जिनका ताल्लुक जो है मालदार घराने से है। एक नौजवान से मुलाकात हुई, हम उसको अलग लेकर बैठे, इसलिए कि जब हमारा बयान हुआ था तो वो रोने लगा, तो हमने उसको अलग लेकर बैठे। बैठने के बाद पता चला कि वो कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, वालिद तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मेरे सिर्फ एक माँ है और एक बहन है, उनकी पूरी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता थी। पता नहीं मैं कैसे इस मुसीबत में फंस गया। कई महीनों से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, न जाने मेरे वालिदा और बहन का क्या होगा, क्या खा रहे होंगे, मगर कोई सहारा नहीं। और धारे बात को रोने लगा। एहसास है, इन नौजवानों में भी एहसास है, ऐसा नहीं कि एहसास नहीं, हालात क्योंकि वक्त नहीं है, इसलिए मैं और मज़ीद वाक़ियात को आपके सामने पेश नहीं कर मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। इस तरह के हमारे माशरे के हालात हैं, तो अब हमें क्या करना है, क्या करना। और इस सिलसिले में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए रहनुमाई क्या है। बाज़ हज़रत की तरफ से मशवरा आया कि काम सुल्लम में और देहातों में करने का काम है। बाज़ हज़रत की तरफ से बात आई कि मस्जिदों में करने का काम है। बाज़ हज़रत की तरफ से राय आई कि मस्जिद नहीं, मस्जिद से बाहर करने का काम है, इसलिए कि लोग मस्जिद में आते नहीं। बाज़ हज़रत का कहना है कि ये तो मालदारों के अंदर ज़्यादा है, मालदारों में काम होना चाहिए। बाज़ की तरफ से आया नहीं, ये तो गरीबों का मामला है। आखिर क्या करना चाहिए, कहाँ काम करना चाहिए, किसको अपना टारगेट बनाना चाहिए, और कैसे, कब शुरू करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, हर चीज़ की रहनुमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें मिलती है, हर चीज़ की रहनुमाई। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, हर एक की जो राय थी वो काबिल कदर है, काबिल लायक है। कोई राय ऐसी नहीं जिसको रिफ्यूज किया जाए, जिसको रद्द कर दिया जाए। ये कोशिश एक अच्छी कोशिश है, एक अच्छी फिक्र है। तो लिहाजा हमें जो है इस सिलसिले में इस काम को आगे बढ़ाने के एतबार से सब ने मिलकर काम करना है। मस्जिदों का मामला जहाँ तक है, मस्जिदों के एतबार से आइमान इसकी फिक्र करनी चाहिए, इसलिए कि कुरान के अंदर शराब के सिलसिले में जो आयतें पेश की जाती है वो कहाँ पढ़ी जाती हैं, मस्जिद में तो पढ़ी जाती है। मस्जिद में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान किया है, तो मस्जिद से भी काम होना है और मस्जिद के बाहर भी काम होना है।
यहाँ पे बुलाने का और यहाँ पे मजमे को जमा करने का और मौजूद हस्तियों को बुलाने का एक मकसद है कि मसाजिद जो है वो इबादत के अलावा भी काम कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी काम किए तो मस्जिद को अपना एक प्लेटफॉर्म, मस्जिद को एक इदारा बनाकर, आज हम इस चीज़ से दूर हो गए। हमने मसाजिद को जो है तो नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह बात करते हैं मुकम्मल तौर पर तफसील से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस अल्लाह के घर से, मस्जिद से वो काम अंजाम देने हम जा रहे हैं जिसकी आज के दौर में बहुत ज़रूरत है। और इस मौके पर जामा मस्जिद और मुंबई ट्रस्ट के सदर और उनकी पूरी कमेटी ने एक ऐसे शख्स को मदो किया जो आज नहीं, जब से पोस्ट ज्वाइन किया है, जब से किसी भी महकमे में उनको सरकार ने भेजा है, कोई भी सरकार हो उनको भेजा है, तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत के साथ, कस्टम्स हो, NRI हो, DIN हो, DSCB हो, बहुत ईमानदारी से जिन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया है। ऐसे अमीर वानखेड़े साहब को यहाँ पर मदो किया है, उनके साथ में उनके सुप्रिटेंडेंट सिंह साहब को यहाँ पर मदो किया है, जो मेरे सामने उलमा इकराम जो बैठे हुए हैं, जो NGOs के लोग बैठे हैं, जो साथी हजरात बैठे हैं, वो अपने आप में गनीमत है। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं इसलिए मादरत चाहता हूँ कि बाद एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर आज जो इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है उसके मौके पर ये मुनासिब मौका था कि जुमा मस्जिद और मुंबई ट्रस्ट और करम फाउंडेशन और दूसरी जो NGOs है वो लोग ने ये कदम उठाया है कि जिस तरह से जुमा मस्जिद और मुंबई ट्रस्ट और तमाम NGOs दूसरे काम साल के 365 दिन करते हैं, तो जो ड्रग्स के अंदर जो हमारे जो लोग उनके रिहेबिलिटेशन का काम भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में शुरू किया जाए। बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम है। ड्रग्स जो है वो इंटरनेशनल मसला है, पूरे दुनिया इससे जूझ रही है। टेररिज्म का जितना खौफ है उतना ड्रग का खौफ है, और ये ड्रग का ही पैसा जाके टेररिज्म में यूज हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है, और उसको अगर कमर तोड़ने का काम जो आज हो रहा है, इनकी क़यादत में बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये इन चीज़ों पे जो आयोडेक्स है, कोरेक्स है और दूसरे तो है, और एक गोली लेकर गया था समीर साहब जो बीड़ी वालों की दुकान पे मिलती थी, 2 रुपए की गोली आती थी, जो बच्चे खाते थे उसको, उनको पता भी नहीं होता था, और उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में भाग होता। तो बच्चा बचपन से नशे में आ जाए, वो चीज़ें आज अवेलेबल है, बच्चों को पता भी नहीं है। छोटा सा स्कूल जाने वाला अच्छा माँ ने भी दिला के बच्चों को आदत लगे, रोज स्कूल जाने के पहले गोली खा रहा है, क्या पड़ेगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जाने वाली बच्चियाँ कॉलेज के अंदर, आज कॉलेज के टॉयलेट हमने जाके देखे, लेडीज टॉयलेट के अंदर ये कोरेक्स और आयोडोक्स और दूसरे तरह के जो ड्रग लिए जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल स्टोर में मिलते हैं, वो पाए गए। बड़ी बड़ी खाता है, माँ को पता नहीं, बच्ची घर जाके सो रही है, माँ सोचती है कॉलेज से बहुत पढ़ के आई है, थक गई है, और उधर नशे में। और कई माएँ कॉन्टेक्ट की कि भाई हमारे बच्चों को रिहेबिलिटेशन में, बच्चियों को रिहेबिलिटेट करवा, डॉक्टर मानसिक, और मौका नहीं है पूरे तफसील में बात करने का। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आपके घर के बाहर तक ड्रग ने दस्तक दी, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपकी चाली में हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कई लोगों के घर, अल्लाह न करे घर में हो सकता है। तो इससे लड़ने का, उसको दूर करने का जो कदम पुराने मजीद में, समीर में अपने डिटेल में बात करेंगे कि जो बताया गया उस पर हमको चलना है। हमारा ईमान है, नशा हराम है तो हराम है, उससे हमको और अपने लोगों को दूर करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मस्जिद ट्रस्ट, शोएब भाई, हमारे मौलाना अशरफ साहब जो कौंसों के दिन जिनसे मिले, मुफ्ती अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। एक फोरम मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पर जो एनफोर्समेंट हम कर रहे हैं उसके साथ आपका भी साथ जो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं हम, तो वो प्रोवाइड करने के लिए आज का जो दिन है, जो इंटरनेशनल ड्रग डे जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, टेक्निकल वर्ड,
तो 26 जून पूरे तमाम दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस मौके पे आप लोग से बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। अभी जो पिछले 10 महीने में एनसीबी मुंबई, जिसके अभी मैं जोनल डायरेक्टर हूँ महाराष्ट्र और गोवा का, तो इस 10 महीने में जो स्टैटिस्टिक्स हमने देखा है काफ़ी चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक्स है। लगभग 220 अरेस्ट हुए हैं इस दौरान। उसके अलावा तकरीबन 90 केसेस हुए हैं। जो एज ग्रुप, जो बच्चों को जिनको पकड़ा है हमने, वो 18 से लेके 35 साल, तो वो काफ़ी अलार्मिंग है, 60% से ज़्यादा है। उसके अलावा भी जब हम रेड करते हैं, जब एक्शन लेते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं काफ़ी छोटे हैं। कुछ ये भी देखा है जिनकी उम्र 16 साल 15 साल ये भी होती है। अभी ये जो बच्चे करते हैं, अगर एक तो आइदर हमारे पास ऑप्शन होता है, आइदर जुवेनाइल में इनको प्रोड्यूस करो या एक्शन लो, और ये कंज्यूमर भी होते हैं, पेडलिंग भी करते हैं। हमारा जो रुझान है बेसिकली कि इन जब बच्चों को पकड़ते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का, रादर देन अरेस्ट देन टेक एक्शन होते हैं। बाकी के कानूनी कार्रवाई वो तो करनी पड़ती है हमें, आवर हैंड्स आर टाइड, वी आर देयर टू डू एनफोर्समेंट वर्क। तो ये जो अलार्मिंग है 18 से 35 साल की उम्र का, उसमें से जो एरिया है, अभी स्टैटिस्टिक पुलिस स्टेशन वाइज भी हमने बनाया है, उसमें जो साउथ मुंबई, आई वुड नॉट लाइक टू नेम द पुलिस स्टेशन, ये लोग सब मेहनत करते हैं तो वो भी नाम लेना ठीक नहीं है उसमें, लेकिन जो केसेस बुक हुए हैं साउथ मुंबई जो हमारा इलाका है यहाँ पर, उसके अलावा अंधेरी, बैंड्रा, ये इलाके में भी सेकंड नंबर अलार्मिंग है। साउथ मुंबई के अलावा मीरा रोड, नाला दोबारा, महेंद्र, ये भी थोड़े टारगेटेड प्लेस है जहाँ पर केसेस की मात्रा ज़्यादा है। कुर्ला ईस्टर्न मुंबई में भी है। अभी इसमें जो परसेंटेज भी देखेंगे अरेस्ट के अभी इसमें सब है, हमारे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियंस भाई भी है हमारे। पॉइंट ये नहीं है कि कौन सी कम्युनिटी ज्यादा करती, पॉइंट ये नहीं, इट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, सबको हमको मालूम है। अभी जब अगर बात करें कि मुसलमान बच्चे अगर पकड़े गए, अगर उनकी बात करें, तो जब हम उनको इंटरोगेट करके इन्वेस्टिगेट कर सकते, मैं खुद उनको पकड़ कर खुद उनसे बात करता हूँ, मैं हूँ, मेरा स्टाफ EBS है। तो जब बात करते हैं तब ये पता चलता है, तो मैं पूछता हूँ बैठ के कि बेटा ये कहाँ से लगी तुझे नकली? तो वो तो स्टार्ट करता है कि साहब मैं तो पहले खुद खाता था, उसके बाद में मुझे इतनी तलब लग गई कि मैं ये धंधे करना चालू किया। मुझे मेरा बहुत बोलता था कि जा तू ये सामान दे, पेडल कर, तू सामान दे तो मैं तुझे फ्री में MD दूंगा, तुझे फ्री में कोडेट दूंगा। ये स्टार्ट होता है खाने से। माँ बाप से पैसे चोरी करना, बहनों के पर्स से लेना, हालत ये हो जाती है कि बिकम हार्डन क्रिमिनल। तो आती बात फिर ठीक है बेटा तू क्राइम तो कर लिया, अभी तेरे को फेस करना ही है। अच्छा, कमर्शियल क्वांटिटी में सजा काफी टफ है यहाँ पर, 20 साल की सजा है। मुबीन नोज दैट, मुबीन भाई भी अग्री करेंगे मेरे साथ में। IPC का केस है, अगर मर्डर आदमी करता है 302 तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, रेरेस्ट ऑफ द रेप में डेथ है। NDPS में 31 सेक्शन है हमारा जहाँ पर डेथ पेनल्टी है। तो आप समझे कि कितना सीरियस इशू होगा। शरिया की बात करें आप, सऊदी में, इंडोनेशिया, बाकी के भी जहाँ पर शरिया है, वहाँ पर तो आपको पता है कि ट्रायल की सजा बहुत है वहाँ पर। तो मैं उनसे ये बात करने की कोशिश करता हूँ कि भाई तूने कभी, अभी नाम से है तो तूने कभी कुरान पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा हूँ मैंने कुरान। अच्छा, तर्जुमे के साथ में पढ़ा है तू? हाँ सर पढ़ा हूँ तर्जुमे के साथ में। अरबी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा? मैंने सर पढ़ा, मुझे मालूम है। भाई ये बता, जब ये हराम है क्या मकरू है? नहीं सर वो तो पता नहीं मुझे, ये मकरू भी है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो मैं बता दो भाई जा वापिस, जब भी जेल में जाएगा मैं तुझे कुरान शरीफ देता हूँ। और इनफैक्ट मेरे कस्टडी में भी जब बंदा रहता है कोई भी धर्म का हो, अगर मुसलमान हो तो मैं इसको कुरान भी प्रोवाइड करता हूँ कि भाई वो भी दीन से काफ़ी दूर हो गया है। कुछ बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे यहाँ के इस इलाके के जो इतनी बड़े बड़े सोना औरतों की तरह पहनते थे, तो उनको थोड़ा सुधारने की कोशिश किया था कि भाई कुरान शरीफ ले ले, तू अभी पढ़ने की स्टार्ट कर।
सीसीटीवी कैमरा में मॉनिटर करूंगा कि तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो वहाँ पर तो चालू करता है। फिर बहाने उनके होते हैं, सर पानी नहीं है, अभी उनको ये नहीं मालूम कि नॉलेज है नहीं है, उन्होंने तो भाई पानी नहीं तो तैमूम करके कर ले, कौन रोक रहा है तुझे? तो वहाँ पर भी जवाब नहीं उनका, पढ़ते हैं मेरे साथ डर के पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं। तो जब बात होती है तो पता चलता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको बोलता है कि 5वां पारा खोल ले भाई, सूर्य मैदा खोल ले, वो पढ़ते हैं। फिर अगर शराब पीते हैं सूर्य रहीम पढ़ ले, तो अभी वो पढ़ता है। फिर बाद में हदीसों में भी भाई चारों पक्की हदीस में से अबू दाऊद साहब की हदीस पढ़ ले भाई, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ ले, तो फिर थोड़ा नॉलेज समझ में आता है कि नहीं ये सही, ये ऑफिसर सेंस बात कर रहा है। फिर बाद में उनको पूछा भाई तो नमाज पढ़ता है क्या? हाँ सर पढ़ता हूँ नमाज पूरी पढ़ता। हाँ सर जुम्मे की पढ़ता हूँ नमाज में। जुम्मे में भी कितनी नमाज पढ़ता है? सब 2 रकात तो है जुम्मे की नमाज। ना वो पहले तकरीर सुनता है ना दुआ के लिए बैठते, फिर नमाज पढ़ के भाग जाते। तो उसमें उससे आगे फिर पूछते भाई मगरिब की नमाज कितनी होती है, फजर की कितनी होती है? सर फजर की तो पढ़ता हूँ मैं कभी कभी, 7 रकात होती है, 8 रकात होती है फजर की। अवेयरनेस जीरो, नाम से सिर्फ मुसलमान, बाकी अवेयरनेस इज कम्प्लीटली जीरो होता है। तो फिर उनको थोड़ा, अभी मैंने शोएब भाई से भी उस दिन परसों के दिन बात की कि जब हमारे पास में होता है, हमारे कस्टडी में होता है, तो वो टाइम पे अगर आप इनको सुधारने की कोशिश करें, वही टाइम पे जो पकड़े हुए बंदे, पकड़े हुए आरोपी, जो बच्चे हैं, उनको सुधारने की कि अगर कभी आप बेल पे आएंगे, बाहर रिहाब में जाइए, आप ड्रग्स के इफेक्ट बताएं, इस्लाम के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग एनफोर्समेंट करते हैं, हमारे एक अनप्लेजेंट जॉब है कि इनको अरेस्ट करें, जिंदगी खराब हो जाती है, इनके माँ बाप होते हैं, इट इज ए वेरी अनप्लेजेंट जॉब। आप जब भी बेल पे बाहर आए तो कैसे आपके सीरत पे जाए, सलीके पे जाए आप, और ये दीन से काफी अलग हो जाते हैं। तो हमारा जैसा लिमिटेशन एक एनफोर्समेंट का डर है। अगर आप इसको दीन का भी दीन को बीच में आप इसको लाए तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने शोएब भाई को रिक्वेस्ट किया, हमारे मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट किया, 2-3 चीजें के बारे में सलाह मशवरा हुआ हमारा, गुफ्तगू भी 2-3 बातों के बारे में। एक तो काउंसलिंग के बारे में होगी कि आप आइए, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू 1 to 1, आप आइए बैठिए, काउंसलिंग कीजिए उनको, उनकी गलतियां बताया आपने। ये हुआ अरेस्टेड आरोपी के बारे में। जब हम जुमे की नमाज भी जब भी पढ़ते हैं, उसमें भी जब माँ बाप आते हैं, उनके वालिद आते हैं, बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं उसमें, तो जुमा की नमाज के तकरीब के टाइम पे भी ड्रग्स के बारे में कुछ बात कर ले हम लोग, उसे कुरान के साथ में, कुरान शरीफ के साथ में, हदीस के साथ में लिंक करें, एक डर पैदा करें इनके दिल में कि भाई ये हराम है, आपका कोई इसमें माफी नहीं है, ये चीज़ों में आप लोगों को मौत बांट रहे, अब कंज्यूम भी करें वो हराम है, स्ट्रेट अवे इट इज हराम। तो ये भी जब नमाज पढ़े उसके बाद में कोई दर्स हो, इज्तिमा के टाइम पे आप थोड़ा ड्रग्स के बारे में बताए तो डर पैदा करें तो इस बारे में। तीसरी बातें भी ये होगी कि बाहर आने के बाद में डेटा प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन कौन बच्चे, कौन कौन यंगस्टर जो बाहर आ रहे हैं, बेल पे आ रहे हैं, तो ये उनसे खुद बात करें, उनके घरों में जाए या फिर उनको मस्जिदों में, जैसा अपना ये सेंटर है यहाँ पर बुला के उनकी काउंसलिंग करें। चौथी बात ये भी आई है, मुफ्ती साहब ने काफ़ी बहुत अच्छा सजेशन हमें दिया था कि एक फतवा भी जारी करें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी क्लैरिटी नहीं है लोगों में। कुछ मकरू की बात करते हैं, कुछ हराम की बात करते हैं, कुछ ड्रग्स के बारे में बात होती है कि सर इसमें तो ज़्यादा नशा नहीं। तो क्लियर कट मैं उलेमाओं की भी हेल्प लेना चाहता हूँ इसमें कि फतवा जैसा जारी किया जाए कि कम्प्लीटली हराम ही काम है, इसमें दो राय नहीं कि कौन से ड्रग में ज़्यादा पोटेंसी है, कौन से ड्रग में कम पोटेंसी है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि बच्चों में ज़्यादा ये बटन का जो चल रहा है, बटन और जो अमीन भाई ने जैसा बताया कोडेक्स का, उस पर भी हम लोग काफ़ी एक्शन ले रहे हैं। हम लोग ने भी एनसीबी में पहले तो भी ये जो बड़े जिसे बिग फिश कहते हैं, जिनसे सच में यानी ऐसी हालत थी इलाकों में, मुसलमान इलाकों में, कि औरतें, बुर्का नशीन औरतें वो पास नहीं होती थी वो एरिया के बाहर, क्योंकि ये लोग नशे में खुद रहते हैं, तो इन्हें समझ में नहीं आता कि माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, छेड़ दे। तो वो हम लोग ने टारगेटेड एरिया पहले पकड़ा, उसमें से ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो सो कॉल्ड ड्रग माफिया है, तो इन्हें पहले एलिमिनेट किया गया।
दूसरी फिर बाद में एरिया होने के बाद में कुर्ला एरिया हो गया, फिर बाद में आपका जैसा मैंने पहले बताया लुबन वाला अंदर ही हो गया, वो एरियाज को टारगेट किया। तो भी जितने बॉम्बे में बड़े बड़े ये थे जो सप्लाई नेटवर्क में बड़े थे उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस किया गया है। केसेस काफी स्ट्रॉन्ग है, कमर्शियल क्वांटिटी की केसेस है, कन्विक्शन कराएंगे, इन्हें बाहर नहीं आने देंगे, सजा दिलाएंगे। उसका अभी ना सेकेंड अप्रोच हमारा होगा कि जो बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं जो मुंबई के बाहर से ड्रग्स लेके आते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम एमडी लेके आते हैं, दिन में बेचते हैं, वो 500,000 रुपए 2,000 रुपए कमाते हैं जो दिन का। अभी एनसीबी का काम है ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स को एलिमिनेट करना, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ना, ड्रग माफियाज को एलिमिनेट करना, वो हमारा काम है। लेकिन क्योंकि पेडलिंग भी कंजम्पशन भी बैन है डीपीएस एक्ट में, तो हम ये नहीं बोल सकते हमारा काम नहीं, लोकल पुलिस करेगी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कर रहे हैं और भी करेंगे। सेकेंड लेवल में अभी इनको टारगेट करना है, इनको सही रास्ते पे लाना है, इनके ऊपर एक्शन लेना है। तो इसमें मुझे कम्युनिटी उलेमाओं की, मौलानाओं की हेल्प लगेगी कि आप भी कम्युनिटी में स्प्रेड करो। अगर ये डबल थ्रोटल अप्रोच होगी, एनफोर्समेंट प्लस इस्लामिक रिलीजन साथ में है, तो काफी मदद होगी। ये मेरा पर्सनल मानना है और काफी उलेमा होती जो डिस्कशन किए उनका भी यही मानना है। आमिन भाई भी है, हर फोरम पे ही इज फाइटिंग द चैलेंज। फिर बाद में जुमा मस्जिद के बारे में भी काफी मुझे वसीम ने ब्रीफिंग दिया है, शोएब भाई ने ब्रीफिंग दिया है। एजुकेशनली भी इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई सपोज नॉलेज वाइज भी जो आपकी इम्पार्ट करते दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे लिए बीइंग द जोनल डायरेक्टर, बीइंग द एडिशनल कमिश्नर हियर, आप लोग की सेवा करना मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, इसके लिए सरकार मुझे सैलरी देती है। तो आप दिन रात देखे नहीं, जब भी मेरा नंबर है अवेलेबल है, शोएब भाई पे अवेलेबल है, इंटरनेट आप इनसे ले सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मेल भी अगर आप सामने नहीं आना चाहते, मेल आईडी भी है मेरे लिए। आपको एनी काम हो, रात हो दिन हो, आई डोंट बॉदर, मेरे फोन रात में भी चालू रहता है और मैं गारंटी देता हूँ कि तीसरी रिंग बजने नहीं देता हूँ। तो आप मुझे एनी टाइम फोन करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन आपकी प्रॉब्लम, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का वी विल टेक केयर ऑफ दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना बड़ा कोई आदमी हो, कितना बड़ा नाम हो, छोटा क्वांटिटी बड़ा क्वांटिटी कुछ भी हो, वी विल टेक एक्शन। एक चैलेंज लिया है महाराष्ट्र में, गोवा में, इसे ड्रग मुक्त करने का। फिजिकली जितना भी मेरे से पॉसिबल है, मेरी टीम से पॉसिबल है, बिल्कुल जान की परवाह नहीं है, टाइम की परवाह नहीं है, हम लोग आपके लिए ही है। भाई साहब आप हमें हिदायत करें। थैंक यू। نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته لا داعي إلا شفيته ولا حاجة إلا لك ذنب إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا अता मौला। इस अहम मकसद के लिए जाम मस्जिद के जिम्मेदारों ने, अजीज़ इदारों के जिम्मेदारों ने ये सबको जमा किया, इनके इन फिक्र को भी बेहद कबूल फरमा और आइंदा जो आज़ाइम और इरादे किए हैं कि अल्लाह उसके अंदर भी अपनी मदद शामिल हाल फरमा। या अल्लाह हमारे इस पूरे मुल्क को नशा फ्री मुल्क करा दे और या अल्लाह इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दे, हमारे पूरे माशरे की इस्लाह फरमा, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको ज़्यादा सबक और ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा, आपस में मोहब्बत कायम फरमा, अमन अमान अता फरमा।
या अल्लाह जो बीमारी चले उस बीमारी का अल्लाह तो खात्मा फरमा। या अल्लाह जल्द हमारे सब मस्जिदें हमारे स्कूलें सब बंद पड़ी हुई हैं, या अल्लाह जल्द पूरा निज़ाम शुरू हो जाए, उसकी शक्लें सूरतें पैदा फरमा। बाबरकत जगह में ये जो जलसा हुआ है या अल्लाह तो उसको भी कबूल कर दे। या अल्लाह अपनी तरफ रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।